हेलो बच्चों। तो क्लास प्लस टू की फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं सेल्स। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भैया सेल्स होते क्या हैं। तो सेल्स बेसिकली बेटा क्या होते हैं कि इसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू नो दैट कि जब आपने सेल्स पढ़े थे अपनी 9th क्लास में या 10th क्लास में या 8th क्लास में कई बच्चों ने पढ़े थे, तो हमें ये बताया गया था कि सेल्स के अंदर हमारे पास केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि अगर आपने कोई भी सेल अगर देखा हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे अगर उसको हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन पे बात करते हो ज्यादा देर तो गर्म हो जाता है, आप इंटरनेट ज्यादा चलाते हो तो गर्म हो जाता है, आप चार्जिंग करते हो तो गर्म हो जाता है। सो बेसिकली क्या है कि जो भी सेल होता है ना उसके पास एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। सो बेसिकली जब सेल काम करता है ना तो उसके अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो वो जो करंट फ्लो करता है ना वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए टू फाइंड आउट कि हाउ मोबाइल फोन गेट्स हीटेड। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास कोई सपोज करो बैटरी या सेल है, एक सेल छोटी बैटरी, सेल्स को आप इकट्ठा लगा दो तो वो बैटरी बन जाता है। सपोज करो कि हमने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा ली, यहाँ पे हमारा लग गया एक एमीटर, यहाँ पे लग गई की और ये बन गया हमारा कंप्लीट सर्किट। बट अगर आप इसको जूम करके देखो तो मेरे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव को मूव करेंगे, और जब आप इसको किसी सर्किट के अंदर लगा देते हो, ठीक है, तो वो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे ही वो मूव करते हैं तो यहां से जब वो पास करते हैं तो ये केमिकल उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। सो बैटरी के अंदर वाली जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से उल्टी चलती है, इसीलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे आपके मोबाइल फोन का एक सर्किट है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, ठीक है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में से पास आउट करेंगे, सर्किट को आप यूज करोगे तो क्या होगा, ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा, कंप्लीट साइकिल चलेगा। अब जब ये साइकिल कंप्लीट चलता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करती है हमारे पास, कोलिजन्स। तो कोलिजन्स के कारण हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस करके हमारा मोबाइल फोन गर्म हो जाता है। फिर जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो ये सारा प्रोसेस उल्टा चलता है, जिसके कारण फिर से हमारे पास मोशंस होती है किसके अंदर, बैटरी के अंदर, और वो फिर से हीट अप कर जाती है। सो इस तरीके से जब आप चार्ज करते हो, जब आप यूज करते हो, दोनों केसेस में हमारे पास मोबाइल फोन जो है वो हीट अप होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसका सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सेल के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। एक चीज तो ये है कि इसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं और इसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक्स यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया जाता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही हमेशा करंट फ्लो करता है, ये आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम एरोज लगाएंगे, ठीक है। अब सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें ही सेल के बारे में पूरी की पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे आपको। अब वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहली तो है ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अगर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पहली बार सुन रहे हो तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर दूसरी बार सुन रहे हो तो और ध्यान से सुनना, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन, स्टेटमेंट जैसे कि बुक में लिखी होती है उसके कारण हमारे पास क्या होता है, इसकी एक मिसकंसेप्शन बन जाती है कि द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉन आउट ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट। बट बेटा ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ये डेफिनेशन क्यों बनाई गई। देखो ईएमएफ का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और सेल लिख देते हैं, ठीक है, टू यूनिट चार्ज टू फ्लो इन कंप्लीट सर्किट is called as EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्यों है बेटा, इसको ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्ट्स, EMF जो है उसकी मेजरमेंट जो होती है, उसकी जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट्स में होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला आपको कराया गया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब कितना वर्क डन हुआ है डिवाइडेड बाय चार्ज किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल के। और वर्क डन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बोल लो। तो जो चेंज इन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू ही वोल्ट्स के बराबर हो जाती है जब चार्ज को हम 1 कूलम ले लें। इसीलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, यूनिट चार्ज। क्या लिया है, यूनिट चार्ज। इसीलिए हमारे पास जो एनर्जी जो सेल ने सप्लाई की चार्ज को, तो वो एनर्जी जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और यही ईएमएफ जो है वो सेल के ऊपर लिखी होती है। जैसे कि आई होप आपने ये सारा देख लिया होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझा देता हूं। देखो अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं तो ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। सो बहुत ही अच्छे से समझने वाला कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब मैं बताने वाला हूं कि बुक वाली डेफिनेशन कैसे बनी है। तो ध्यान देना कि सपोज करो कि आपके पास ये सिस्टम है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले रखा है। यहां से अब हमारे पास करंट ने चलना शुरू किया जब मैंने इस की को जोड़ दिया था। अब इस बैटरी के ऊपर लिखा है 6 वोल्ट, यानी कि इसकी ईएमएफ जो हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी 6 वोल्ट्स। बट जैसे ही हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, वी अटैच वोल्ट मीटर हियर, उसकी वैल्यू हमारे पास सपोज करो 5.8 वोल्ट्स के बराबर, इसके बराबर है 5.8 वोल्ट्स के बराबर। तो ये हमें कंप्लीट क्यों नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए ना, बट हमें नहीं मिल रही। अब ये इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके कारण हमारे पास वोल्टेज लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्टेज लॉस। इसका मतलब है कि जो टोटल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ, जिसको हम ई बोलते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक तो ये V, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो पूरे सर्किट में वोल्टेज सप्लाई हुई है, जो पूरे सर्किट में वोल्टेज सप्लाई हुई है
उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो सेल की ईएमएफ थी, यानी कि जितनी उसे प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो हमारी ईएमएफ है, ठीक है। बट हमारे पास क्या होता है कि सेल में से जब करंट निकलता है कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास वोल्टेज जो सर्किट को मिलती है वो पूरी नहीं मिलती, ठीक। यानी कि ईएमएफ किसके बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, प्लस लॉस ऑफ वोल्टेज इंटरनली। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमें मिलता है उसको हम वोल्ट से मेजर करते हैं, बिकॉज हमने डायरेक्टली वोल्ट मीटर लगाया होता है यहाँ पे, ठीक है। ईएमएफ ई है, प्लस करंट इन द सर्किट आई होता है, और वोल्टेज लॉस कितनी होगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसको स्मॉल आर लेते हैं, तो एज वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो ये स्मॉल आर है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस को। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो जाएगा हमारा ईएमएफ। सो बेटा इन चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टोटल ईएमएफ किसके बराबर होती है, ठीक है। इट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस ऑफ इंटरनल वोल्टेज, जिसको हम आई इंटू स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे स्मॉल आर जो है दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे करंट बना लेते हैं और यहां पे हम बना लेते हैं अपना ईएमएफ या वोल्टेज, जो भी वोल्टेज। तो अगर आप जो देखोगे कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा सिस्टम में, तो वैसे वैसे आपके पास जो है वो वोल्टेज इस हिसाब से आती जाएगी, ठीक। अब क्या है कि आपको अगर ईएमएफ ढूंढनी है तो आपको उस टाइम पे ढूंढनी होगी जिस टाइम पे हमारा करंट जीरो था, यानी कि जब आप इसको पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पे जब वो जाके कट करेगा तो ये पॉइंट पे जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू योर ईएमएफ। इसीलिए हम बोलते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes when cell is in open circuit। क्यों ओपन सर्किट, बिकॉज करंट जीरो होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट ईएमएफ फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, किसी भी हालत में आपको एक सर्किट सेटअप करना पड़ेगा, करंट की वैल्यूज बढ़ानी पड़ेंगी, उसके साथ आपको वोल्ट्स की वैल्यूज यहाँ पे नोट करनी पड़ेंगी। जब आपका ग्राफ बन जाएगा तो उस ग्राफ को पीछे लेके जाएंगे जीरो करंट के ऊपर, जहां पे वो ग्राफ काटेगा अप्रोक्सीमेट आपकी ईएमएफ आपको वहां से मिल जाएगी। सो इसीलिए वो बोलते हैं कि सेल मस्ट बी इन दी ओपन सर्किट बिकॉज हमारे पास करंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। सो अब समझ आई कि वो डेफिनेशन क्यों बनाई गई थी। बट असल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो लॉस इन हमारा इंटरनल वोल्टेज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सो यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा अब हम करेंगे कि अगर सेल्स सीरीज में लगे हों, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा टोटल ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज सेल्स इन सीरीज। सो कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट ये सपोज करना है कि आपके पास एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब दो सेल्स यहाँ पे लग गए हैं, थोड़े बड़े बना देता हूं आपको अच्छे से नजर आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बना देते हैं बड़े बड़े की। देखो एक ये सेल है
एक दूसरा सेल है। अब सेल्स को लिया है सीरीज में, ठीक। अब बट नेचुरल है कि इसकी वोल्टेज होगी V1 और इसकी वोल्टेज होगी V2, इसकी EMF होगी E1, इसकी EMF होगी E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वो हम ब्लू से लिख देते हैं सो दैट कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R1 और इसकी होगी R2। बट एक चीज जो है जो सीरीज में हमेशा कांस्टेंट रहती है वो क्या है हमारी, यस दैट इज करंट। करंट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन I थ्रू आउट। करंट बेटा चेंज नहीं करता सीरीज में। मैंने कितनी बार आपको बताया है, जब भी मैंने सीरीज पैरेलल के सर्किट सॉल्व किए हैं उतनी ही बार बताया है कि करंट सीरीज में चेंज नहीं करता है। पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, EMF डिवाइड हो सकती हैं, रेजिस्टेंसेस डिवाइड हो सकती हैं, बट करंट रिमेन्स द सेम। अब रेजिस्टेंस तो है ही अलग अलग बिकॉज बैटरीज अलग अलग हैं, इसलिए EMFs भी अलग अलग हैं बिकॉज बैटरीज अलग अलग हैं, बट वोल्ट्स तो आपको पता है कि सीरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है जब इन दोनों को हमने सीरीज में लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज वी नो दैट कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सर्किट बनाया था उसके अंदर से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू स्मॉल। अब अगर इसमें से मेरे को V की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो V विल बी इक्वल टू E माइनस IR। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम मान लेते हैं 1। सो इन द केस ऑफ सेल 1, पहले सेल के केस में अगर आप देखते हो तो V1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1, ठीक। V2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। यही दो इक्वेशंस बनेगी ना, ये बनेगी पहले सेल की और ये बन जाएगी दूसरे सेल की, ठीक। तो अब इसको यूज करके हमने सॉल्व कैसे करना है, तो उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो हमें ये पता है कि टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय V1 प्लस V2। तो अगर टोटल पोटेंशियल मुझे चाहिए तो यहाँ पे V1 की वैल्यू डालेंगे तो आएगी E1 माइनस I इंटू R1, इधर आएगा E2 माइनस I इंटू R2। तो जब आप इसको अलग अलग कर दोगे तो VT की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 माइनस कॉमन निकल जाएंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। I को आप कॉमन ले सकते हो तो टोटल वोल्टेज इन सीरीज विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I अगर कॉमन निकला इट विल बी R1 प्लस R2। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो ये अपने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। यानी कि अगर आपको दो EMFs को आपस में जोड़ना है, दो सेल्स को आपस में जोड़ना है, तो हमारे पास E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट, इट विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट एंड माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VT। तो यहां से हमें एक चीज तो जो है वो श्योरली पता लग गई है कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। यानी कि सपोज करो कि अगर आपके पास यहां पे इस केस में E1 की वैल्यू थी 3 वोल्ट्स, E2 की वैल्यू थी 6 वोल्ट्स, R1 था 1 ओम और R2 था हमारे पास 2 ओम्स। तो अगर आपको सेम ऐसा ही रिजल्ट लेना है बट एक सिंगल बैटरी से लेना है तो आपको इन दोनों बैटरीज को सीरीज से हटा के कौन सी बैटरी रखनी पड़ेगी जिसकी EMF किसके बराबर होगी हमारे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स
and internal resistance must be equal to 1 plus 2 ohms which is equal to 3 ohms। इसका मतलब है कि अगर आप ये सर्किट में जो भी ये सर्किट होगा वहां पे इन दोनों सेल्स को हटा के अगर एक बैटरी लगाना चाहते हो तो आपको 9 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 3 ohms। तो इस हिसाब से बेटा आप जो है सेल्स इन सीरीज को कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सो यू कैन नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने हेडिंग भी यहाँ पे बदल दी है, सेल्स इन पैरेलल कर दिया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सपोज करो कि आपके पास दो सेल्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। ठीक है, इसकी EMF E1 लगा लो, इसकी EMF E2 लगा लो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसकी R1। अब जैसे ही हमारे पास कोई करंट आएगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा I1, ऊपर आ जाएगा I2 और इधर से निकल जाएगा दोबारा से I1 के। अब ये हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट कभी चेंज नहीं करता है, वो V ही रहेगा। यहाँ पे V थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इट विल रिमेन V। नाउ एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन की जो EMF है दैट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू आर। I की वैल्यू निकालने के लिए E माइनस वी इज इक्वल टू IR। R को इधर ले जाओगे तो E बाय R माइनस V बाय R विल बी इक्वल टू I। अब इन दिस केस अगर हम I1 की बात करें तो I1 किस में से पास कर रहा है? E1 R1 में से, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना था V, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। ठीक, इसी तरीके से अगर I2 की बात करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ठीक, अब यहां से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सफर हमारा शुरू होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि I की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये टोटल करंट था इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट्स। तो टोटल करंट, ये इसको I ही मान लेते हैं, IT क्या मानना, टोटल I मान लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो इट विल बी E1 R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 R2 माइनस V बाय R2। तो I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये अलग से आ जाएगा, माइनस इधर कॉमन निकल आएगा, V भी कॉमन निकल आएगा, इधर आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक, अब यहाँ पे लेंगे हम LCM। तो LCM लेते हैं जब, तो इट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, माइनस अगर इधर लोगे तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। देख लो, यही बनेगा ना। अब पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो जनरल इक्वेशन जो देखने को ज्यादातर मिलती है वो किसके बराबर होती है कि हमें E माइनस IR V के बराबर मिलता है। इसका मतलब है कि जो जनरल इक्वेशन हमारी है अगर उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे V है। तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, I को उधर ले जाएंगे, यानी कि हमारे पास V R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 इधर आ जाएगा और इधर बन जाएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस I। अब ये वाली चीज को जब उधर लेके जाओगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगी। तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। V will be equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2
अगर इसको देखोगे तो R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, माइनस I इंटू R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और V की वैल्यू हमारे पास बचेगी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ये बन जाएगा, क्योंकि अगर जनरल इक्वेशन से देखो तो पहली टर्म EMF है और जो दूसरी टर्म में I के साथ लगा वो रेजिस्टेंस है, यानी कि इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट हमारे पास ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यानी कि अगर आपको इस सर्किट जैसा सर्किट की ही वैल्यू चाहिए, इस सर्किट जैसा बिहेवियर चाहिए, बट आपको बैटरी एक लगानी है तो EMF उसकी इतनी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी इतनी होनी चाहिए। तो यू कैन सॉल्व इट डाउन। इसका एक स्पेशल केस है जिस केस के अंदर हमारा जो है R1 और R2 जो है वो इक्वल हो जाता है। अगर हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, एंड E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हो जाए, मतलब अगर दोनों एक जैसी ही बैटरीज आप लगा दो तो उस केस में हमारा E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखो, दोनों सेम है तो 2 इंटू ER आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू R आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका मतलब है एक ही बैटरी डायरेक्टली लग सकती है। ठीक है, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 इंटू R2 R स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2R, तो इससे कैंसिल आउट करो, यानी कि आपको एक ऐसी बैटरी लेनी होगी जिसकी EMF तो एक बैटरी के बराबर हो बट जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो। सो इस तरीके से बेटा यू कैन सॉल्व इट आउट फॉर द न्यूमरस केसेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव मी अ लाइक। थैंक यू वेरी मच।